अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्लियर करता हूँ कि आप लोगों के कोर्स में जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ दो है, यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर कैसे मालूम करेंगे और हम इंशाल्लाह मालूम भी करेंगे। कुछ टीचर जो है सिर्फ फार्मूला बताते हैं, पर इसके ऊपर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है या ज्योमेट्री जो है ये भी हम डाइपोल मोमेंट से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन एप्लीकेशन होगा यानी हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी वो भी डाइपोल की मदद से मालूम कर सकते हैं, पर वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो उसको मैं लास्ट में रखता हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, देखना चाहते हैं देख लें, नहीं देखना चाहते हैं ना देख लें, लेकिन जो आप लोगों के कोर्स में है वो ज़रूर आप लोग देख लें, हम डिटेल में जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन एप्लीकेशन जो है वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर ऑफ बॉन्ड जो है इसका अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला देख ले तो कुछ इस तरह है कि म्यू एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक ज़रबे 100। अब बहुत से टीचर जो है यहाँ पे सिर्फ फार्मूला बताते हैं, आगे नहीं जाते, यानी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस न्यूमेरिकल से आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इस तरह हमें भी मालूम है कि म्यू ऑब्जर्व और म्यू आयनिक ज़रबे 100 ये क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर का फार्मूला है। अब म्यू एब्जॉर्ब जो है ये वही डाइपोल मोमेंट है। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। वो डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक कंडेंसर से हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करें वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसके अलावा म्यू आयनिक, यानी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ एच एफ का, इसका हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कंडेंसर से, तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसके अलावा म्यू आयनिक का मतलब ये है कि अगर हमने इसको 100% यहाँ पे 100% आयनिक माना, 100%, यानी इस टाइम ये आयनिक नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज़ ही लेते हैं कि ये क्या है, 100% आयनिक है। जब आयनिक होगा तो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो म्यू आप लोगों ने मालूम करना है। मालूम करेंगे और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास किसी भी बॉन्ड का, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका आयनिक करैक्टर का परसेंटेज निकल आ जाएगा। अब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना कि मैं यहाँ पे एब्जॉर्ब जो है कहाँ से लूँगा, यहाँ पे म्यू आयनिक जो है इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसका तरीका मैं बताता हूँ। जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो म्यू एब्जॉर्ब जो है ये ऑलरेडी गिवन होगा न्यूमेरिकल में। इसके अलावा म्यू जो है यानी डाइपोल मोमेंट हमें मालूम है कि म्यू इज़ इक्वल टू है चार्ज क्यों मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, आर है या क्यों कुछ किताबों में डी है, तो डी है या आर है, जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है या डी जो है ये भी न्यूमेरिकल में गिवन होता है, और गिवन होने के बाद यहाँ पे म्यू आयनिक जो है आप मालूम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल नोट कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर ऑफ एच एफ जो मॉलिक्यूल है उसका आयनिक करैक्टर का परसेंटेज मालूम करें। गिवन डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ इज़ 1.8 dB एंड इट्स बॉन्ड लेंथ इज़ 0.91 एंगस्ट्रम। यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। अब लेंथ भी दिया हुआ है, इसके अलावा जो एब्जॉर्ब डाइपोल मोमेंट है वो भी दिया हुआ है। तो सिंपल हम सबसे पहले म्यू आयनिक मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? म्यू आयनिक। तो म्यू आयनिक इज इक्वल टू क्यू ज़रबे डी या क्यू ज़रबे आर। अब क्यू कितना है, यानी अगर हम यहाँ पे इफ़ एच एफ इज़ 100% आयनिक, यानी अगर एच एफ हमारे पास 100% आयनिक हो जाए तो यहाँ पे किस तरह कारोबार होगा, यहाँ पे इस तरह होगा कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एफ़ जो है एफ ये इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 100% आयनिक से मुराद यानी आयनिक कंपाउंड में गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
तो हाइड्रोजन ने लूज़ किया, फ्लोरीन ने गेन किया। यहाँ पे इसके रिज़ल्ट में इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव चार्ज। तो तब यहाँ पे बॉन्ड बना और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कहते हैं। यानी ये 100% आयनिक मान ले, इस तरह है नहीं लेकिन मान ले। तो यहाँ पे एक चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, चार्ज है, और इस चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, लूज़ हुआ और गेन हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें ऑलरेडी मालूम है। कितना है, 1.6021 ज़रबे 10 की पावर -19 कोलम। यहाँ पे सी मीन्स कोलम। तो इतना चार्ज है। अब यहाँ पे क्यू में आपने ये डालना है। इसके अलावा लेंथ हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इस लेंथ को यहाँ पे लेंथ किस चीज़ में है, एंगस्ट्रॉम में है। इस लेंथ को आपने अगर इस कूलम फॉर्म में आपने मालूम करना है तो यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम है 0.91 एंगस्ट्रॉम, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, राइट। और इन दोनों को ज़रब देना है तो आप लोग के पास म्यू आयनिक निकल आ जाएगा। पर हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है। हम यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसको एक और यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं ESU। अब ESU क्या है, ये करंट का एक दूसरा यूनिट है जो यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट है, और इसका जो लंबा नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो ESU क्या है, चार्ज का एक दूसरा यूनिट है। जिस तरह कूलम भी एक यूनिट है, इस तरह ESU भी एक यूनिट है। अब ये वैल्यू जो है, जब हम इसको ESU में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होगा 4.8 ज़रबे 10 की पावर -10 ESU, यानी 1.6021 ज़रबे 10 की पावर माइनस कूलम जो है ये बराबर है 4.8 ज़रबे 10 की पावर माइनस ESU के। तो ESU में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो एंगस्ट्रॉम जो है यहाँ पे 91 है, सॉरी, एंगस्ट्रॉम को फिर आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब एक एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो है ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अब यहाँ पे अगर 0.91 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या होगा, ये बराबर होगा 0.91 ज़रबे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, यानी 0.91 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू है इस वैल्यू के। अब हम क्या करते हैं, हमारे लिए रास्ता आसान हुआ। यहाँ पे म्यू आयनिक या जो डाइपोल मोमेंट है उसका फार्मूला क्या है, क्यों ज़रबे डी या आर। क्यों हमें मालूम हुआ, क्यों कितना है, यहाँ पे इतना है, सॉरी यहाँ पे ये, और यहाँ पे डिस्टेंस भी हमें मालूम हुआ वो इतना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, म्यू आयनिक, आई मीन्स आयनिक इज इक्वल टू 4.8 ज़रबे 10 की पावर -10 ESU, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 0.91 ज़रबे 10 की पावर -8 cm सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप लोगों ने ज़रब देना है। तो 4. मल्टीप्लाई बाई 0.91 इज इक्वल टू 4.368। तो म्यू आयनिक इज इक्वल टू 4.368। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगा, यानी 10 की पावर, यहाँ पे सॉरी 10 है, यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, -18 इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आप लोगों ने यूनिट भी लिखना है, ESU सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे जो 10 की पावर
10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये बराबर है 1/1 तो ये 1/, के बराबर है। अब यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी इसके साथ डिवाइड लगाए तो सिंपल ये हमारे पास म्यू आयानिक निकल आ जाएगा। तो म्यू आयानिक इज इक्वल टू, आई मीन्स आयानिक इज इक्वल टू 4.368 डिवाइड ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम HF को 100% आयानिक मान ले, क्या मान ले, 100% आयानिक मान ले। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल की तरफ आ जाए, यहाँ पे म्यू एब्जॉर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1.8 डिवाइड, और यहाँ पे जो फार्मूला है इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ ये वाला फार्मूला, या यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया तो सिंपल यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को मैं करता हूँ कॉपी इज इक्वल टू, और नीचे आके पेस्ट करता हूँ, राइट। इसके बाद यहाँ पे म्यू एब्जॉर्ब जो था वो 1.8 डिवाइड था, 1.8 डिवाइड। यहाँ पे म्यू आयनिक जो है हमने मालूम किया 4.368 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 41.20%, 41.20%। तो यहाँ पे जो HF है न्यूमेरिकल के लिहाज से ये हमारे पास कितने परसेंट आयानिक है, इतने परसेंट, 41.20% आयानिक है। तो इस तरीके से आयानिक परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला पकड़ना है, ये वाला फार्मूला। इसके अलावा न्यूमेरिकल में ऑलरेडी एब्जॉर्ब जो डाइपोल मोमेंट है वो दिया होगा। इसके अलावा म्यू आयनिक में आप लोगों को डिस्टेंस भी दिया होगा, जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब इजीली आप लोग मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है डिटरमाइनिंग ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हम डाइपोल मोमेंट से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी मालूम कर सकते हैं। अब कैसे मालूम करेंगे, एक बात नोट करें कि ज्योमेट्री मालूम करने से पहले आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी डाइपोल मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटल हम मालूम करते हैं, अगर उसका आपको पता नहीं है तो तब आप ज्योमेट्री भी मालूम नहीं कर सकते। जिस तरह हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हैं वाटर मॉलिक्यूल का, एक है वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो है एक 1.84 डिवाइड, यानी इसका डाइपोल मोमेंट है। अब ज्योमेट्री इससे कैसे मालूम करेंगे, इससे इस तरह मालूम करते हैं कि पहले हम जो है ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यानी एक स्ट्रक्चर इस तरह पॉसिबल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन या सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। पर इस टाइम मान लो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर ठीक होगा, कौन सा गलत होगा, लेकिन हमें सिर्फ मालूम है इसका डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम जो प्रीवियस वीडियो है, जो फर्स्ट वन वीडियो है डाइपोल मोमेंट की, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इस शेप का या इस स्ट्रक्चर का अगर हम डाइपोल मोमेंट मालूम करें तो तब क्या आएगा, इसका हम मालूम करते हैं तो तब क्या आता है। तो यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बॉन्ड मोमेंट जो है ये किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बॉन्ड मोमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसके अलावा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बॉन्ड मोमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
ये पॉइंट जो है हम क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल, यानी ये वाला है इसका हेड और इसका हेड इसके टेल के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और यहाँ पे जो म्यू हमारे पास निकल आती हैं नेट डाइपोल मोमेंट वो ज़ीरो होता है। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है एक्सपेरिमेंटली कि इसका 1.84 डिवाई है और यहाँ पे ज़ीरो निकल आ गई, तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर जो है गलत है। क्या है? गलत है। इसके अलावा अगर हम इसके लिए मालूम करें तो जो बॉन्ड मोमेंट है वो इस साइड पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इसका भी यही केस होगा। अब हम जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है, एक बॉन्ड इस तरह है और ये इस तरफ है, तो एक का टेल दूसरे का हेड, राइट। तो यहाँ पे देख ले ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है डाइपोल मोमेंट बनता है जो कि 1.84 है एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि नेट डाइपोल मोमेंट इस वक्त नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास सही स्ट्रक्चर है, ये गलत स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल जो दिया है आप लोगों के कोर्स में वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक इसका बैंड स्ट्रक्चर जो है ये भी पॉसिबल है, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं, एक बात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली इसका जो म्यू है या इसका जो डाइपोल मोमेंट है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है ज़ीरो। यानी एक्सपेरिमेंटली ये मालूम किया हुआ है पहले से। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बग़ैर आप लोग किसी की ज्योमेट्री, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। पहले आप लोगों को इसका पता होगा तब आप लोग मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है इस तरफ होगा, यानी इस दफ़ा ऑक्सीजन जो है ये मोर ऊपर भी वाटर के केस में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, लेकिन उस टाइम वो बीच में था, अब इस टाइम इस तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। इसके अलावा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, अब हम जब इसको ऐड करते हैं तो एक का हेड यानी इसका हेड इसका, और ये हम इसको ऐड करते हैं तो इसका टेल यहाँ पे रखते हैं और हेड इस साइड रखते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और म्यू जो निकल आता है वो ज़ीरो है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर है या करेक्ट ज्योमेट्री है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, इसको जब हम ऐड करते हैं तो एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बनता है। इट मीन्स कि यहाँ पे म्यू जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्सपेरिमेंटली हमें मालूम है कि ज़ीरो के बराबर है, तो ये क्या है, गलत है और ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से आप लोग डाइपोल मोमेंट से क्या मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है, यानी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन पहले से बताता हूँ कि आप लोग के कोर्स में इसकी बात नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर नोट करें ताकि आपकी इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तो डाइपोल मोमेंट से हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी मालूम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है प्रीवियस वीडियो में कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखते हैं तो जब हमारे पास म्यू जो है, म्यू अगर ज़ीरो आ गई, म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यानी एक मॉलिक्यूल है, उसकी हमने डाइपोल मोमेंट चेक की, चेक करने के बाद उसकी डाइपोल मोमेंट क्या आ गई,
ज़ीरो आ गई तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर म्यू हमारे पास यानी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं आया यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। तो आप लोगों के सामने अगर होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए यानी जिस तरह H2 है या Cl2 है या Br2 है या N2 है, इस तरह N2 है, इसके अलावा O2 है, इसके अलावा Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। ये पहले से मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे फिर नोट कर ले कि आंखें बंद करके आप लोग आंसर दे दे कि ये क्या है, नॉन पोलर है। इसके अलावा अगर इस तरह मॉलिक्यूल आ जाए ए बी टाइप मॉलिक्यूल आ जाए यानी जब हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जिस तरह HF है, इसके अलावा यहाँ पे HCl है, HBr है, इसके अलावा HI है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आता। यानी यहाँ पे आप लोग देख ले, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इट मीन्स कि ये हमारे पास पोलर है। तो जब हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए तो आगे बंद करके आप लोगों ने आंसर देना है कि ये क्या है, पोलर है। इसके अलावा अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आया यानी AB2 टाइप आया, AB2, जिस तरह मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, BeCl2 है, BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, BeCl2। तो इसको जब आप मालूम करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इसका बॉन्ड मोमेंट, यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट इस तरफ होगा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे जो म्यू आता है ये ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। इट मीन्स कि ये नॉन पोलर है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों ने देख लिया, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, तो इट मीन्स कि ये भी नॉन पोलर है। इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्टकट नोट कर ले, पहले आप लोग नोट कर ले फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। शॉर्टकट ये है कि जब मॉलिक्यूल साइमेट्रिक हो और सराउंडिंग एटम जो है सेम हो तो तब जो म्यू होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। और जब ज़ीरो के बराबर होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, यानी कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन शर्त ये है कि कंपाउंड के पास कोई लोन पेयर ना हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, CH4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बॉन्ड मोमेंट जो है, बॉन्ड मोमेंट वो इस तरफ है, इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है, इसके अलावा इसका इस तरफ है, यानी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से। तो इस तरह कंपाउंड अगर आप लोगों को दिख जाए, यानी जब साइमेट्रिक हो, अगल बगल सेम एटम अटैच हो, तो तब आप लोगों ने आंखें बंद करके आप लोगों ने आंसर देना है कि इसका म्यू क्या होगा, ना इक्वल टू ज़ीरो होगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पर यहाँ पे शर्त क्या है कि अगर उसमें लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो। जिस तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक में लोन पेयर है और एक में लोन पेयर नहीं है। SO3, यहाँ पे SO3 जो है ये साइमेट्रिक है, इसके अलावा आसपास जो है सेम एटम है, तो इसका म्यू जो आता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। पर यहाँ पे SO2 जो है, या यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, SO2। अब यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ और लोन पेयर की तरफ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक नहीं है, यानी अगल बगल सेम एटम नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारे पास क्या है, पोलर, POLAR, पोलर, बस नोट कर ले। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देता हूँ साइमेट्रिक वाला, यहाँ पे ऊपर जाके इस तरफ आता हूँ, जिस तरह CCl4 है,
Cl4 Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट है, यानी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ कार्बन एक एक है, पर नेट डाइपोल मोमेंट जो है इसका ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आसपास जो है सेम एटम है, साइमेट्रिक है, तो यहाँ पे म्यू जो है हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एक एटम जो है चेंज कर दे, जैसे CH4 है, CH4 में हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन से, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब सारे एटम क्या है, सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है नॉन पोलर नहीं, ये हमारे पास पोलर है, क्योंकि साइमेट्री ख़त्म हो गई। इसके अलावा जो आसपास एटम है वो भी सेम नहीं है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक फ्लोरीन आया, तो सारे एटम जो है सेम नहीं है। पॉइंट में हमने क्लियर किया था, अगर साइमेट्रिक हो मॉलिक्यूल, इसके अलावा आसपास सारे क्या हो, सेम एटम हो और लोन पेयर ना हो, तब वो नॉन पोलर होगा और उसका म्यू जो है 0 के बराबर होगा। पर यहाँ पे सारे एटम सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि इसका जो म्यू आता है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल दे दूँ, यानी ढेर सारे एग्ज़ाम्पल नहीं देता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं कि लोन पेयर भी है और फिर भी वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। जैसे Xe यानी ज़ीनान F2 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे बीच में जो सेंट्रल एटम है वो ज़ीनान है। अब लोन पेयर कैसे मालूम करेंगे? लोन पेयर के ऊपर हमने ऑलरेडी ट्रिक की वीडियो अपलोड की है, वो आप लोग देख सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आप लोग लोन पेयर इजीली मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है F, एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे। अब ये लोन पेयर जो है ये हमारे पास एक प्लेन में है और ये ऊपर नीचे है, दूसरे प्लेन में है। तो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और ये फ्लोरीन और फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आता है 0। ये एक्सेप्शनल केस है, राइट। और मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो भी एक्सेप्शनल केस है, ज़ीनान F4। अब ज़ीनान में यहाँ पे इस टाइम 2 लोन पेयर हैं, ज़ीनान, यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये एक प्लेन में है फ्लोरीन, ये इसका जो बॉन्ड मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे फ्लोरीन आपस में कैंसिल करते हैं और लोन पेयर आपस में कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल टू है 0 और मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की मदद से मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।